नाउन एंड इट्स फंक्शन की श्रृंखला के अंतर्गत आपको मैंने पहले नाउन और इट्स काइंड बताया। उसके बाद इसी श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाते हुए चले गए। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से नाउन में हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं। अब चूंकि लगातार बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि कलेक्टिव नाउन्स पूछे जाते हैं। ऐसे बच्चों, चिड़ियों के झुंड को क्या कहेंगे, लोगों के झुंड को क्या कहेंगे, डाकुओं के झुंड को क्या कहेंगे। उनकी अंग्रेजी में अपनी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है और निश्चित रूप से इस स्पेसिफिक मीनिंग को हमें जानना होगा। इसलिए आज हम आपको सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स मिले जाते हैं। जो कुछ नाउन्स हमारे बोलचाल की भाषा में भी ज़्यादा प्रचलित है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बोले जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। ऐसे वर्ड आया क्राउड। क्राउड का मतलब हो गया भीड़। तो क्या हुआ, एक क्राउड ऑफ पीपल, इसका मतलब हो गया लोगों की भीड़। लोगों की भीड़ इसका मतलब, अब इधर आप समझिए, क्राउड, क्राउड का मतलब है भीड़ और भीड़ का मतलब किसकी, लोगों की भीड़। एक क्राउड ऑफ पीपल मतलब हो गया लोगों की भीड़। उसी प्रकार से आगे हुआ ये हार्ड ऑफ कैटिल। ये हार्ड ऑफ कैटिल तो इसका मतलब हुआ जानवरों का झुंड। जानवरों का झुंड। अब हम जानवरों की भीड़ नहीं कहेंगे क्योंकि हम सामाजिक भाषा में लोगों की जो गैदर्स ऑफ पीपल है उसे तो भीड़ कहते हैं। लेकिन अगर जानवर एक साथ इकट्ठा है तो उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड बना हुआ है झुंड। अर्थात ये हार्ड ऑफ कैटिल मतलब क्या हुआ, जानवरों का झुंड। इसलिए आप हम पहुंच गए हार्ड। हार्ड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी हुआ ग्रुप, लेकिन किसका हुआ, एनिमल्स का। तो जो एनिमल्स का समूह है वो अंग्रेजी में कहलाता है ये हार्ड ऑफ कैटिल, जानवरों का झुंड। अब आया एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मतलब छात्रों का समूह। छात्रों का समूह, इसका मतलब हुआ ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, समूह। समूह का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन, एकत्रीकरण। इस प्रकार से अगर बहुत से छात्र एक स्थान पर इकट्ठा हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अर्थात छात्रों का समूह। छात्रों का समूह। उसी प्रकार से अब है क्लस्टर ऑफ स्टार्स। एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स मतलब तारों का समूह। तारों का समूह। इस प्रकार से वर्ड क्या हो गया, क्लस्टर। क्लस्टर की मतलब क्या हो गया, समूह। लेकिन किसका समूह, स्टार्स। इस प्रकार से क्लस्टर ऑफ स्टार्स का मतलब क्या हो गया, तारों का समूह। तारों के समूह को हम क्लस्टर ऑफ स्टार्स कहते हैं। अब उसी प्रकार से अगला वर्ड आ गया गैंग ऑफ रॉबर्स। एक गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं का समूह। डाकुओं का समूह। हालांकि डाकू शब्द भी अंग्रेजी का है, इसका मतलब होता है DACOIT, डकॉइट। लेकिन चूंकि ये शब्द हिंदी में इतना ज्यादा परिमार्जित हो चुके हैं कि हम हिंदी में भी डाकू कहते हैं, अंग्रेजी में भी डकॉइट कहते हैं। इस प्रकार से एक गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं का समूह। एक वर्ड आपको मिला गैंग। गैंग का मतलब क्या हुआ, ग्रुप है। गैंग का भी मतलब हो गया आपका ग्रुप। लेकिन ग्रुप क्या, अनफेयर मीन्स, इसका मतलब जो बुरे काम करते हैं, जो सामाजिक धारा से हट करके काम करते हैं, या हम जिनको एंटी सोशल एलिमेंट्स कह सकते हैं। अगर वो एक साथ इकट्ठा है तो उनके लिए अंग्रेजी वर्ड क्या बना हुआ है, गैंग। इस प्रकार से निष्कर्ष पे पहुंचे एक गैंग ऑफ रॉबर्स का मतलब क्या हो गया, डाकुओं का समूह। देखिए सब कलेक्शन ही है लेकिन सबके अलग अलग नाम है।
जिस प्रकार से क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, ए हार्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का समूह, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह। इस प्रकार से ए नेस्ट ऑफ एंड्स, ए नेस्ट ऑफ एंड्स का मतलब क्या हो गया? चींटियों का समूह, चींटियों का समूह। चींटियों के समूह में को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेस्ट। ठीक उसके बाद चींटियों के समूह को हम स्वार्म भी कहते हैं। तो नीचे वाली भी मीनिंग भी यही हुई, मतलब चींटियों का समूह। चींटियों का समूह नेस्ट भी हो सकता है और चींटियों का समूह स्वार्म भी हो सकता है। इस प्रकार से हम इसके पहुंचे नेस्ट और स्वार्म। इसका मतलब क्या हो गया? कलेक्शन। किसका कलेक्शन? एंड्स का। इस प्रकार से ए नेस्ट ऑफ एंड्स, चींटियों का समूह, ए स्वार्म ऑफ एंड्स, चींटियों का समूह, बात आर इक्वल। इसका मतलब क्या? दोनों का हम किसके लिए करते हैं? एंड्स के लिए करते हैं। अब एक फिर वर्ड आया है ड्रो ऑफ कैटल्स, वही पहले वाला। ड्रो ऑफ कैटल मतलब जानवरों का समूह, जानवरों का समूह। अब देखिए, ए हार्ड ऑफ कैटल और चाहे ड्रो ऑफ कैटल, दोनों किसके लिए इस्तेमाल हुए? एनिमल्स के लिए। इस प्रकार से जानवरों का समूह और ड्रो ऑफ कैटल भी कहलाता है, ए हार्ड ऑफ कैटल भी कहलाता है। इस प्रकार से दोनों के समूह को हम, जानवरों के समूह को क्या कहते हैं? हार्ड भी कह सकते हैं और ड्रो भी कह सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे जो 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 किसी भी समूह के लिए दो दो तीन तीन चार चार बार इस्तेमाल होते हैं। इस प्रकार से आपने देखा है हार्ड ऑफ कैटल, ए ड्रो ऑफ कैटल। अब आया ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, ए सीरीज ऑफ, घटनाओं की श्रृंखला, घटनाओं की श्रृंखला। इसका मतलब हुआ सीरीज। आप विज्ञान की भाषा में पढ़ते हैं ना, सीरीज, पदक्रम। तो इसका मतलब क्या हो गया? पदक्रम। अब पदक्रम का मतलब क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप। जो स्टेप बाय स्टेप है वही के लिए एक वर्ड बन गया है सीरीज। इस प्रकार से मैं इसके से पहुंचे, सीरीज ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या हो गया? घटनाओं की श्रृंखला। अब आया ये बंडल ऑफ क्लोथ्स। ए बंडल ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का गट्ठर, कपड़ों का गट्ठर। अब कपड़ों के गट्ठर को क्या कहेंगे? बंडल। अब कोई कपड़ों का गट्ठर ही नहीं बंडल है। किसी भी चीज को इकट्ठा करके बांध दिया जाएगा, अगर वो निर्जीव है तो बंडल में चली जाएगी। इसका मतलब बंडल क्या मतलब हुआ? कलेक्शन। अब वो कलेक्शन कपड़े का भी हो सकता है, किसी अन्य चीज का भी हो सकता है। तो बंडल का मतलब हो गया कलेक्शन। इस प्रकार से इसके पहुंचे बंडल ऑफ क्लोथ्स का मतलब क्या हो गया? कपड़ों का गट्ठर। अब आया ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब पक्षियों का झुंड, पक्षियों का झुंड। इस प्रकार से पूछे फ्लॉक। अब कलेक्शन किसका? बर्ड्स का। बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, नहीं बहुत ज्यादा विस्तार होगा तो ये श्रृंखला आपको डिस्क्रिमिनेट हो जाएगी। इसलिए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का मतलब क्या हो गया? पक्षियों का झुंड। ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स के मतलब है नर्तकों का समूह, नर्तकों का समूह। अथवा हम इसके लिए झुंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। इसका मतलब क्या हुआ? TROUPE, एक विशेष पेशे को करने वाले समूह। इसका मतलब ट्रूप किसके लिए आया? डांसर्स के लिए आया।
ऐसा नहीं है कि डांसर्स के लिए ही लगता होगा। लुक चुक मैं विशेष वीडियो में सिर्फ एक गुट को ही लेकर के चल रहा हूं, कहीं कहीं दो दो मिलेंगे तो हम उसे लगातार एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। तो क्या हो गया, ये टू पार्ट डांसर्स, नर्तकों का समूह। इस प्रकार से नर्तकों के समूह के लिए अंग्रेजी में एक विशेष वर्ड क्या बन गया, ट्रूप। अब आया ये जूरी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का समूह। ये जूरी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का समूह। अब चूंकि समूह शब्द इनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि एक सिंगल बेंच भी होती है, डबल बेंच भी होती है, और कभी कभी डबल बेंच में भी फैसले नहीं आते हैं तो 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है। तो चूंकि 5 न्यायाधीश बैठते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या बन गया, जूरी। इसका मतलब क्या है, जूरी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, जुडिशियल सिस्टम में। जूरी का मतलब हो गया समूह, और किसका समूह, जजेज है। इसका मतलब जो न्यायाधीशों का समूह होगा वही जूरी कहलाएगा। बाकी जूरी शब्द का प्रयोग हम किसी अन्य के लिए नहीं करते हैं। हाँ, अगर खेल से संबंधित या किसी से संबंधित कोई अलग न्यायाधिकरण बना हुआ है तो उसके लिए भी हम अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, उसको भी जूरी कहते हैं। लेकिन जहां तक जूरी शब्द का प्रयोग है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से न्यायाधीशों के लिए होता है। इस प्रकार से जूरी ऑफ जजेस का मतलब क्या हो गया, न्यायाधीशों का समूह। अब अगला आ गया है ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का झुंड। बच्चों के लिए हम झुंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों का झुंड या समूह भी हो सकता है साहित्यिक भाषा में। इसमें क्या मतलब क्या हो गया, TROOP, ध्यान दीजिएगा, TROOP। यहां ट्रूप का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन। और किसका कलेक्शन, चिल्ड्रन का। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चिल्ड्रन के कलेक्शन को हम भी ट्रूप कहते हैं, डांसर्स के कलेक्शन को भी हम ट्रूप कहते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग है TROUPE और इसकी स्पेलिंग है TROOP। इस प्रकार से हम पहुंचे ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन का मतलब बच्चों का झुंड या बच्चों का समूह। अब है क्यूअर ऑफ एरोज। तो अब हुआ है क्यूअर ऑफ एरोज मतलब तर्कस, जहां पर तीर रखे जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ तीरों का झुंड, तीरों का झुंड। इसके लिए अंग्रेजी में क्या वर्ड बन गया, क्यूअर, QUIVER। इसका मतलब हिंदी में ले लेंगे तर्कस, जहां पर तीर रखे जाते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड क्या बन गया, क्यूअर। क्यूअर का मतलब क्या हो गया, तीरों का झुंड। तो क्यूअर का मतलब क्या हो गया, तर्कस। तर्कस का मतलब कलेक्शन ऑफ एरोज, कलेक्शन ऑफ एरोज। जो कलेक्शन ऑफ एरोज हुआ उसके लिए एक अंग्रेजी वर्ड क्या बन गया, क्यूअर ऑफ एरोज। अब आता है सूट ऑफ रूम्स। अब सूट का मतलब झुंड नहीं, मतलब कमरों की कतार, कमरों की कतार। मतलब जो अगर सारे कमरे एक स्टेप बाय स्टेप बने, से कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, कमरा नंबर 4, तो इसके लिए अंग्रेजी वर्ड क्या बना हुआ है, सूट। सूट का मतलब क्या, स्टेप फॉर स्टेप, स्टेप फॉर स्टेप। इसके लिए एक वर्ड क्या बन गया, सूट। सूट का मतलब क्या हो गया, कतार। एक साइड में जो कमरे बने हुए, इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या बना हुआ है, सूट। सूट का मतलब हुआ कमरों की कतार। अब है ये पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का ढेर, किताबों का ढेर। किताबों के ढेर के लिए एक वर्ड अंग्रेजी में क्या बन गया, पाइल। पाइल का मतलब हो गया ढेर। पत्तियों के ढेर को भी हम पाइल कह सकते हैं, किसी अन्य चीज के ढेर को भी हम पाइल कह सकते हैं। तो यहां पर आ गया पाइल ऑफ बुक्स, तो मतलब बुक्स कलेक्शन, बुक्स कलेक्शन। इसके एक अंग्रेजी वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मच। मेनी नहीं, मच, बहुत। इस प्रकार से मैं निष्कर्ष पहुंची कि ये पाइल ऑफ बुक्स का मतलब हो गया किताबों का ढेर। तो पाइल का मतलब क्या हो गया, ढेर। अब है पील ऑफ लाफर। ऐसे आज कहीं आप बैठे हुए हैं, अचानक कुछ लोग
आपके विचित्र व्यवहार को देख करके, आपके कपड़ों को देख करके या आपकी भाषा को देख करके हंसने लगे। तो इसके लिए कौन हो जाएगा? पी लाफ लाफर, हंसोड़ों का समूह, या साहित्यिक भाषा में कह सकते हैं हंसने वाले लोगों का समूह। इसके लिए वर्ड क्या हो गया? पील। पील का मतलब हो गया, यहां इसका मतलब भी कलेक्शन ही हुआ, क्योंकि हम एक एक को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। तो ये पील ऑफ लाफर का मतलब क्या हो गया कि हंसोड़ों का समूह या हंसने वाले लोगों के समूह को अंग्रेजी में एक वर्ड क्या लगा देते हैं? पील ऑफ लाफर। अब अगला वर्ड है चेन ऑफ माउंटेन्स, मतलब पहाड़ों की श्रृंखला। पहाड़ों की श्रृंखला। वर्ड क्या मिल गया? चेन। चेन का प्रयोग हम अक्सर ऐसे करते हैं कि अगर कोई चीज ऐसे 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 इसी स्थिति में है तो उसके लिए अंग्रेजी में क्या वर्ड बन जाता है? चेन। चेन का मतलब पहाड़, जैसे पहाड़ है, फिर ऐसे पहाड़ है, फिर ऐसे पहाड़ है, तो इसके लिए अंग्रेजी में क्या बन गया? चेन ऑफ माउंटेन्स। ऐसे चेन ऑफ अरावलीज, चेन ऑफ माउंटेन्स। तो इसके लिए क्या हो गया? चेन ऑफ माउंटेन्स का मतलब पहाड़ों की श्रृंखला। अब आ गए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतकारों का समूह। आपने पढ़ा होगा ना या सुना होगा ब्रास बैंड, ये बहुत सामान्य वर्ड है ब्रास बैंड। क्योंकि ज्यादातर वाद्य यंत्र जो हैं वो पीतल के बने होते हैं और बजाने वालों का एक समूह होता है, इसलिए उसका नाम हो गया ब्रास बैंड। हम आपको समझाने की इसी प्रकार ये बैंड ऑफ म्यूजिशियंस मतलब हो गया संगीतकारों का समूह। इसका मतलब हो गया ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के लिए एक वर्ड अंग्रेजी में क्या बन गया? बैंड। तो हो गया बैंड ऑफ म्यूजिशियन, मतलब क्या हो गया? आपका संगीतकारों का समूह। उसी प्रकार से एक कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन की श्रृंखला। अध्ययन की श्रृंखला अक्सर आप पढ़ते हैं आपके कोर्स में क्या है? कोर्स का मतलब श्रृंखला, या आउट ऑफ कोर्स कोर्स। तो मेरे एक श्रृंखला है कि इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। इसलिए जब हम किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो उसके लिए भी वर्ड अंग्रेजी में ले आते हैं कोर्स। कोर्स का मतलब हुआ श्रृंखला। श्रृंखला का है किताब की श्रृंखला, आपका जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसके लिए श्रृंखला। इस प्रकार से कोर्स ऑफ स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन की श्रृंखला। अब देखिए कई वर्ड आए, ए वॉली ऑफ शॉट्स, ए वॉली ऑफ एरोज, ए वॉली ऑफ स्टोन्स, ए वॉली ऑफ मिसाइल्स। क्या मतलब क्या हो गया? बहुत तेजी के साथ गोली चलना शुरू हो गई। ए वॉली ऑफ शॉट्स मतलब जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं गोली है, गोलीबारी है। आप मॉडर्न स्थिति में एरो चलते नहीं, अब तीर तलवार की लड़ाई कहां होती है? तब कहीं गोलीबारी हो रही है। इसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड क्या बन गया? गोली। पहले क्या था? तीर वर्षा। अचानक युद्ध में बहुत तेजी के साथ दोनों तरफ से तीर चलने लगे तो तीर वर्षा हो गई। या स्टोन्स, पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक भूस्खलन होता है, बहुत बड़ी श्रृंखला में पत्थर टूटना शुरू हो जाते हैं। या कहीं कोई अराजक तत्व एक साथ पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, तो ये हो गई पत्थरबाजी। फिर एक आता है मिसाइल्स। अब ज्यादातर युद्धों में क्या होता है? मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ी संख्या में एक स्थान पर गोला बारूद से हमला कर दिया जाता है, तो यह हो गया मिसाइल्स मतलब मिसाइल आक्रमण। मिसाइल की हिंदी में पूछिएगा, बहुत चीजों की हिंदी नहीं है। मिसाइल का आक्रमण। इस प्रकार से एक शब्द निकला क्या? ये वॉली ऑफ शॉट्स।
ओली ऑफ शॉट्स के मतलब VOLLEY। वॉली का सब प्रयोग कहां होगा? अटैक के लिए। अब वो अटैक गन से भी हो सकता है, और आपका बो से भी हो सकता है, वो आपका स्टोन से भी हो सकता है, वो आपका मिसाइल से भी हो सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ओली ऑफ शॉट्स, इसको आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं ओली ऑफ एरोज, ओली ऑफ स्टोन्स, ओली ऑफ मिसाइल्स।